हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है अच्छे होंगे। तो आज नए वीडियो के साथ नए अभ्यास आर को देखने जा रहे हैं, जो है एमपी बोर्ड की क्लास 10th की हिंदी नवनीत पाठ 4 नीति धारा से लिया गया है, जिसके अभ्यासकार को हम करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो देखते हैं पहले प्रश्न को। क्या है पहला प्रश्न? पहला प्रश्न है, गिरधर के अनुसार हमें क्या भूल जाना चाहिए? उत्तर है, गिरधर के अनुसार हमें बीती हुई बातों को भूल जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, कोयल को उसके किस गुणों के कारण पसंद किया जाता है? उत्तर है, कोयल को उसकी मीठी वाणी के गुण के कारण पसंद किया जाता है। अगला प्रश्न है, गिरधर द्वारा प्रयुक्त छंद का नाम लिखिए। उत्तर है, गिरधर द्वारा प्रयुक्त छंद का नाम है कुंडलियाँ। अगला प्रश्न है, व्यक्ति सम्मान योग्य कब बन जाता है? उत्तर है, जब परोपकार की भावना से कार्य करता है तो वह सम्मान योग्य बन जाता है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु के अनुसार भारत की दुर्दशा का क्या कारण है? उत्तर है, भारतेंदु के अनुसार भारत की दुर्दशा का कारण आपस में वैर और फूट की भावना होना है। अगला प्रश्न है, कवि गिरधर के अनुसार मन की बात को कब तक प्रकट नहीं करना चाहिए? उत्तर है, कवि गिरधर के अनुसार मन की बात को तब तक प्रकट नहीं करना चाहिए जब तक वह किसी कार्य में सफल ना हो जाए। अगला प्रश्न है, धन का अभिमान क्यों नहीं करना चाहिए? उत्तर है, धन दौलत का अभिमान इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि यह धन दौलत सदा एक के साथ नहीं रहती, अपितु यह चंचल एवं स्थान बदलने वाली होती है। अगला प्रश्न है, कवि ने गुणवान के महत्व को किस प्रकार रेखांकित किया है? उत्तर है, कवि ने गुणवान के महत्व को इस प्रकार रेखांकित किया है कि गुणी व्यक्ति के चाहने वाले हजारों व्यक्ति मिल जाते हैं, पर निर्गुण का साथ तो घर वाले भी नहीं देते। अगला प्रश्न है, भारतेंदु ने कोरे ज्ञान का परित्याग करने की सलाह क्यों दी है? उत्तर है, भारतेंदु ने कोरे ज्ञान का परित्याग करने की सलाह दी है यह इसलिए कि कोरे ज्ञान से कोई काम या व्यापार चल नहीं सकता, इसको चलाने के लिए इनमें हमें डूबना ही पड़ता है। अगला प्रश्न है, सम्मानीय होने के लिए किन गुणों का होना आवश्यक है? उत्तर है, सम्मानीय होने के लिए व्यक्ति को परोपकारी होना चाहिए, कोरे पद से काम नहीं चलता। अगला प्रश्न है, उठाऊं छोड़ विश्राम का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, उठाऊं छोड़ विश्राम का आशय यह है कि तुम विश्राम त्याग कर उस निर्गुण निराकार ईश्वर को पूरी तरह अपना लो। अगला प्रश्न है, बिना विचार करने से में क्या हानि है, समझाइए। उत्तर है, जो बिना विचारे को अपना काम करता है तो उस काम में उसे सफलता नहीं मिलती है। जहाँ उसका काम बिगड़ जाता है, संसार में उसकी हंसी भी उड़ती है। अगला प्रश्न है, कौवा कोयल के उदाहरण से कवि जो संदेश देना चाहता है उसे अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर है, कौवा और कोयल से उदाहरण द्वारा कवि देना चाहता है कि संसार में व्यक्ति की प्रतिष्ठा उसके रूप रंग से नहीं अपितु उसके गुणों से होती है। अगर इसे पाठ में संकलित भाषा संबंधी दोहों के माध्यम से भारतेंदु जी क्या संदेश देना चाहता है? उत्तर है, पाठ में संकलित दोहों के माध्यम से भारतेंदु जी यह संदेश देना चाहते हैं कि किसी भी देश की उन्नति उसकी मातृभाषा के विकास द्वारा ही संभव है। अगला प्रश्न की काव्य प्रतिमा का संक्षिप्त प्रकाश डालिए। उत्तर, भारतेंदु हरिश्चंद्र बहुआयामी रचनाकार। उन्होंने नाटक, काव्य, निबंध आदि सभी विधाओं में लेखनी चलाई है। वे समाज उन्मुखी चिंतक कवि हैं, इसलिए उनकी कविताओं में नीति कथन सर्वत्र मिलते हैं। आप परोपकारी एवं एकता को विशेष महत्व प्रदान किया है। अगली पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। बिना विचारे जो करे तो पाते फंसता है, खटखट दिए माही को जो बिना विचारे। उत्तर है, गिरधर कविराज जी कहते हैं कि बिना विचारे विचार के कोई भी व्यक्ति काम करता है तो बाद में पछताता है। ऐसा करने से एक तो उसका काम बिगड़ जाता है, दूसरे संसार में उसकी हंसी होती है, अर्थात सब लोग उसका
मजाक उड़ाते हैं। संसार में हंसी होने के साथ साथ उसके स्वयं के मन में शांति नहीं मिलती। वह परेशान हो जाता है। पीना, सम्मान, राग, रंग आदि कोई भी बात उसे अच्छी नहीं लगती। गिरधर कवि जी कहते हैं कि इससे उत्पन्न दुख टालने पर भी टलता नहीं है, अर्थात भगाने पर भी भागता नहीं है, और सदा ही यह बात मन में खटकती रहती है कि बिना विचार के करने से मुझे यह मुसीबत झेलनी पड़ रही है। अगली पंक्तियां हैं। गुण के गाह सहस नर, बिन गुण लहे न कोय। बिन गुण लहे न कोय, सहस नर गाहक गुण के। पंक्तियों का अर्थ है, कविवर गिरधर राय जी कहते हैं, इस संसार में गुणों के ग्राहक हजारों लोग हैं, लेकिन बिना गुणों के किसी भी व्यक्ति को कोई नहीं चाहता है। उदाहरण देकर कवि समझाता है कि कौवा और कोयल दोनों का रंग एक जैसा है, पर दोनों की बोली में जमीन आसमान का अंतर है। जब संसारी लोग इन दोनों की वाणी सुनते हैं तो कोयल की वाणी सबको प्रिय लगती है और कौवे की नहीं। इस कारण कोयल का प्यार करते हैं और कौवे से परहेज करते हैं। गिरधर कवि जी कहते हैं कि मनुष्य का गाकर सुन लो, प्यार में गुणों के कोई को नहीं पूछता है। इस संसार में गुणों के ग्राहक होते हैं, कोई नहीं। अगली पंक्तियां हैं। मान होत को कोरे पद पाए, मान योग नरते जे केवल परहित जाए। उत्तर है, कवि श्री भारतेंदु जी कहते हैं कि इस संसार में कोरा पद पाकर भी कोई व्यक्ति समाज में माननीय नहीं हो सकता। समाज में माननीय वही व्यक्ति होता है जो परोपकार की भावना से कार्य करता है। अगली पंक्तियां हैं। बैर फूट ही सो सब भारत को नाश, तबहुन छाड़त याहि सब बंधे मोह के फांस। पंक्तियों का भाव है, कविवर भारतेंदु जी कहते हैं कि इस देश भारत का पूरी तरह नाश आपसी बैर एवं फूट के कारण ही हुआ है। यह सच्चाई मानते हुए आज भी भारतवासी लोग मोह के फंदे में ऐसे फंसे हुए हैं कि इस बुरी भावना का त्याग नहीं करते हैं। अगला प्रश्न है, उल्लाला को परिभाषित करते हुए उदाहरण सहित समझाइए। उत्तर है, उल्लाला एक मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होती हैं। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 15-15 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं, कुल मिलाकर 28 मात्राएं होती हैं। उदाहरण है, करते अभिषेक पयोध हैं बलहारी इस वेश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। अगला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। गिरधर के अनुसार क्या भूल जाना चाहिए। उत्तर है, बीती हुई बातें। अगला प्रश्न है, कोयल को उसके किस गुण के कारण पसंद किया जाता है। तो उसकी मधुर बोली के कारण। अगला प्रश्न है, भारतेंदु के अनुसार भारत की दुर्दशा का क्या कारण था। तो बैर और फूट। अगला प्रश्न है, बिना विचारे काम करने में क्या हानि होती है। बाद में आना पड़ता है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। संपत्ति बढ़ने पर हमें अभिमान नहीं करना चाहिए। गिरधर कवि ने कहा है कि हमें अपने किए कामों का नहीं पीटना चाहिए। भारतेंदु जी ने भारत के विकास के लिए भारतवासियों को बैर का भाव छोड़ने के लिए कहा है। बैर फूट सो भयो सब भारत को नाश। नीति काव्य जीवन व्यवहार को सुगम बनाने का आधार है। सत्य असत्य चुनिए। पहला है, गिरधर के अनुसार हमें बीती हुई बातें भूल जानी चाहिए। सत्य, व्यक्ति को सदैव अभिमान करना चाहिए। असत्य, कोकिल बायस एक संपन्न मूर्ख। यह पंक्तियां गिरधर कवि की कुंडलियों में से हैं। असत्य, भारतेंदु ने भाषा के राष्ट्र की उन्नति की एकता बताई है। सत्य, सही जोड़ी मिलाइए। गिरधर कवि के सबसे बड़े संग्रह में है तो 457 कुंडलियां हैं। दौलत पाए न कीजिए सपने में अभिमान। निज भाषा उन्नति करहूं जो सबको मूल। कोयल मधुर स्वर।
एक शब्द में उत्तर दीजिए। बिना विचारे कार्य करने से क्या होता है? बाद में पछताना पड़ता है। काग और कोकिल में किसका शब्द सुहाना होता है? कोकिल का। कोरी बात काम कछु चलिए नाहिन प्रीत, भारतेंदु हरिश्चंद्र। गिरधर कवि किस प्रकार की रचनाओं की श्रेणी में आते हैं? नीति काव्य धारा की श्रेणी में। सारांश देख लीजिए। आगे पंक्तियों की पद्यांश की व्याख्या करते हैं। ये पंक्तियां पढ़ लीजिए, इनकी संदर्भ सहित क्या करते हैं। संदर्भ है प्रस्तुत कुंडलियां कविवर गिरधर द्वारा रचित गिरधर की कुंडलियों से है। प्रसंग है प्रस्तुत कुंडलियों में कविवर गिरधर द्वारा रचित कुंडलियों से ली गई हैं। प्रसंग है इसमें कवि ने व्यवहारिक जीवन की बातें बताई हैं। यह बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो बीती हुई बातों को भुलाकर आगे की लिए सचेत रहता है। व्याख्या है गिरधर कवि जी कहते हैं कि मनुष्यों को जो बात घटित हो चुकी है उसके बारे में व्यर्थ सोच विचार कर समय को बर्बाद मत करो। आगे होने वाली बातों या घटनाओं की चिंता करो। जो कुछ भी तुमसे सहज सरल रूप से बन जाए उसी में अपना मन लगाओ। ऐसा करने पर कोई भी दुष्ट व्यक्ति तुम्हारी बातों की हंसी नहीं उड़ाएगा, ना ही तुम्हारे मन में कोई खोट रहेगा। गिरधर कवि जी कहते हैं कि हे मनुष्यों, तुम अपने मन में यह विश्वास कर लो कि आने वाली बातें या घटनाओं में तुम पूरी सावधानी बरतोगे और जो हो गई सो हो गई। विशेष कवि ने व्यवहारिक जीवन की बात बताई है। अवधि भाषा का प्रयोग, कुंडलियां, छंद। अगली पंक्तियां हैं, ये पढ़ शब्दार्थ देख लीजिए। संदर्भ पूर्वानुसार है। प्रसंग है इस छंद में कवि ने मनुष्यों को शिक्षा दी है कि यदि आप कोई काम करने की योजना बनाते हैं तो उसे आरंभ करने से पूर्व जग जाहिर मत करो, नहीं तो दुष्ट लोग तुम्हारे इस शुभ कार्य में बाधा डालेंगे। व्याख्या है कविवर घर कहते हैं कि हे मित्र, अपने मन की बातों भूल कर भी किसी दूसरे से मत कहो। उस बात को अपने मन में तब तक दाब कर रखो जब तक कि आपका काम ना हो जाए। जब तक आपका काम नहीं होता भूल कर भी किसी को मत कहो कि यह ऐसी नीति है कि इसमें दुर्जन लोगों को हंसी उड़ाने का अवसर नहीं मिलेगा। स्वयं आपको चित्त में शांति और आनंद मिलेगा। कविराज जी कवि कहते हैं कि यह बात मैंने चतुर लोगों के लिए कही है। हे मित्र, तुम अपने मुंह से कोई बात मत कहो, तुम्हारे काम स्वयं तुम्हारी बात को सबसे कह देंगे। विशेष कवि ने व्यवहारिक जीवन की बात बताई है। भाषा अवधि है, छंद कुंडलियां। अगली पंक्तियां देख लीजिए। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। शब्दार्थ है, संदर्भ पूर्वानुसार है। प्रसंग है छंद में कवि कहता है कि मनुष्य को बिना विचारे बिना सोचे समझे कोई काम नहीं करना चाहिए। व्याख्या है गिरधर कवि जी कहते हैं कि बिना सोच और विचार के जो कोई व्यक्ति काम करता है वह बाद में पछताता है। ऐसा करने से एक तो उसका काम बिगड़ जाता है, दूसरे संसार में उसकी हंसी होती है, अर्थात सब लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। संसार में हंसी होने के साथ ही साथ उसके स्वयं के मन में शांति नहीं रहती, वह परेशान है। खाना पीना, सम्मान, राग रंग आदि कोई भी बात ही नहीं लगती है। गिरधर कवि जी कहते हैं कि से भी टलता नहीं है, अर्थात भगाने पर भागता नहीं है। सदा ही यह बात मन में खटकती रहती है कि बिना सोच विचार करने से पर मुझे यह मुसीबत झेलनी पड़ रही है। विशेष है तरत न टारे मुहावरे का सुंदर प्रयोग। अवधि भाषा, कुंडलियां, छंद। अगली पंक्तियां हैं दौलत पाने में अभिमान। ये पंक्ति देख लीजिए। शब्दार्थ देख लीजिए। संदर्भ पूर्वानुसार। प्रसंग है कवि ने धन के ऊपर गर्व न करने की मनुष्य को सलाह दी है। व्याख्या है
गिरधर कवि कहते हैं कि संसार में मनुष्यों धन दौलत पाकर सपने में भी घमंड मत करो। यह धन दौलत जल के समान चंचल है, अर्थात यह कभी एक स्थान पर नहीं टिककर रहती है। 4 दिन के लिए अर्थात थोड़े समय के लिए यह किसी व्यक्ति के पास रहती है, स्थायी रूप से यह किसी व्यक्ति के पास नहीं रहती है। इसलिए विद्वानों ने इसे चंचल कहा है। हे मनुष्यों, संसार में आए हो तो ऐसे काम करो जिससे जीवन में यश मिले। सभी से मीठे वचन बोलो तथा सभी के साथ विनम्रता से मिलो। गिरधर कवि जी कहते हैं कि दौलत मनुष्यों को तौलती फिरती है। यह केवल 4 दिन के लिए अर्थात थोड़े समय के लिए ही किसी एक के घर में मेहमान बनकर आती है। विशेष धन पाकर मनुष्य को गर्व नहीं करना चाहिए। दिन 4 ठाव न राहत निदान, सब घट दौलत आदि मुहावरों का सुंदर प्रयोग। भाषा अवधि। 5वां है पद्य। ये पद्यांश देख लीजिए। गाहक सहस नर बिन गुण लहे न कोय। शब्दार्थ संदर्भ पूर्वानुसार है। प्रसंग कवि कहता है कि संसार में गुणों का महत्व है, बिना गुणों के कोई किसी को नहीं पूछता। व्याख्या है। कविवर गिरधर कहते हैं कि संसार में गुणों के गाहक हजारों लोग हैं, लेकिन बिना गुण के किसी भी व्यक्ति को कोई नहीं चाहता। उदाहरण के लिए देकर कवि समझाता है कि कौवा और कोयल दोनों का रंग एक जैसा है, पर दोनों की बोली में जमीन आसमान का अंतर है। जब संसारी लोग इन दोनों की वाणी सुनते हैं तो कोयल की वाणी सबको प्रिय लगती है और कौवे की नहीं। इसी कारण कोयल को सब प्यार करते हैं और कौवे से परहेज करते हैं। कवि गिरधर जी कहती है, मनुष्य कान लगाकर सुन लो, इस संसार में बिना गुणों के कोई भी किसी को पूछता तक नहीं है। इस संसार में गुणों के ग्राहक तो हजारों हैं और निर्गुण के ग्राहक कोई नहीं। विशेषता है। कवि ने मनुष्यों के गुणों को ग्रहण करने का संदेश दिया है। भाषा अवधि है। छंद कुंडलियां हैं। आगे की पंक्तियों को देखते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र की नीति अष्टक से पंक्तियां हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र मानने योग्य नहीं होत को कोरो पद पाए। शब्दार्थ देख लीजिए। संदर्भ प्रस्तुत पद्य भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित नीति अष्टक शीर्षक से लिया गया है। व्याख्या है। प्रसंग है। इसमें कवि ने बताया है कि जो व्यक्ति परोपकार में रत रहते हैं उन्हीं का आदर होता है। व्याख्या है। कवि श्री भारतेंदु जी कहते हैं कि संसार में कोरा पद पाकर कोई व्यक्ति समाज में माननीय नहीं हो सकता। समाज में माननीय वही व्यक्ति होता है जो परोपकार की भावना से कार्य। विशेष है। कवि की दृष्टि में केवल परोपकार की भावना में रत व्यक्ति ही समाज में सम्मान पाता है, ना कि पद से। दोहा छंद। अगली पंक्तियां हैं। बिना एक जिए भये। शब्दार्थ देख लीजिए। संदर्भ पूर्वानुसार है। प्रसंग है। कवि कहते हैं कि जब एक ईश्वर के प्रति पूर्ण से समर्पण हो जाए, नहीं होगा जीव का उद्धार, तब तक जीव का उद्धार नहीं होगा। व्याख्या है। भारतेंदु जी कहते हैं कि भगवान के प्रति पूर्ण भाव से समर्पण किए बिना अब काम चलने वाला नहीं है। अतः कोरे ज्ञान को त्याग कर, विश्राम त्याग कर उठ खड़े हो और ईश्वर में पूर्ण रूप से समर्पण कर दो। कवि ने ईश्वर भक्ति सफलता पूर्ण समर्पण में मानी है। दोहा छंद है। अगली पंक्तियां हैं। बैर फूट ही सो भयो। शब्दार्थ देख लीजिए। संदर्भ पूर्वानुसार है। प्रसंग है। इस छंद में कवि वासियों से आपसी बैर तथा फूट को छोड़ने का उपदेश दिया है। व्याख्या है। कवि भारतेंदु जी कहते हैं कि इस देश भारत का पूरी तरह से नाश आपसी बैर एवं फूट के कारण हुआ है। यह सच्चाई मानते हुए भी आज भी भारतवासी लोग मोह के फंदे में ऐसे बंधे हुए हैं कि इस बुरी भावना का त्याग नहीं करते हैं। विशेष है। कवि ने बैर फूट आदि बुराइयों को दूर कर आपसी मेल मिलाप की बात कही है। दोहा छंद है। अगली पंक्तियों को देखते हैं। कोरी कछु चले नाहिन मीत।
शब्दार्थ देख लीजिए। संदर्भ पूर्वानुसार है, प्रसंग है। कविवर परस्पर प्रेम की शिक्षा देता है। व्याख्या है। कवि भारतेंदु जी कहते हैं कि हे मित्र, केवल व्यर्थ की बातों में अब काम नहीं बनेगा। इस कारण इससे उठो और आपस में प्रेम का व्यवहार करो। विशेष है, कवि ने परस्पर प्रेम बढ़ाने की बात कही है। दोहा छंद है। अगली पंक्ति, निज भाषा निज धर्म निज मान करत व्यवहार। शब्दार्थ देख लीजिए। संदर्भ पूर्वानुसार है, प्रसंग है। कवि ने अपनी भाषा, धर्म, मान, कर्म और व्यवहार को परस्पर बढ़ाने का उपदेश दिया है। व्याख्या है। भारतेंदु जी कहें, अपनी भाषा, धर्म, मान, कर्म और व्यवहार काम बनते हैं। अतः मैं बार बार पुकार रखकर कहता हूँ कि आप लोग इन्हीं बातों को परस्पर मिलकर बढ़ाओ। विशेष है, कवि ने भाषा, धर्म, कर्म और व्यवहार अपनाने का संदेश दिया है। दोहा छंद है। अगली पंक्तियां हैं। करहु विलंब ना भ्रात। शब्दार्थ देख लीजिए। संदर्भ पूर्वानुसार, प्रसंग है। निज भाषा हिंदी की उन्नति के लिए कवि ने भारतीयों को जगाया है। व्याख्या है। भारतेंदु जी कहते हैं कि भारतवासी भाइयों, अब देर मत करो और अपनी भाषा की उन्नति आने वाले सभी बाधाओं को मिटा दो। तुम सब मिलकर अपनी हिंदी भाषा की उन्नति का प्रयास करो, जो कि सबका मूल आधार है। विषय, भारतेंदु जी ने भाषा अर्थात हिंदी की उन्नति के प्रति विशेष प्रयास रहा है। दोहा छंद है। अगली पंक्तियां देख लीजिए। सेत सबके सब एक से। संदर्भ पूर्वानुसार, प्रसंग में कवि ने मोह के देश में न रहने का उपदेश दिया है। कवि कहते हैं कि जिस देश में रहने वाले नागरिकों में बुद्धि विवेक नहीं होता है और जो सफ़ेद रंग की सभी वस्तुओं को एक जैसा ही समझते हैं, चाहे सफ़ेद कपूर हो या फिर सफ़ेद कपास। कवि कहता है कि ऐसे मूल के देश में बुद्धिमान आदमी को कभी निवास नहीं करना चाहिए। विशेषता है, कवि अज्ञानी एवं मोह के देश में रहने को बुरा बताता है। दोहा छंद है। अगली पंक्तियां हैं। कोकिल वायस एक सम। संदर्भ पूर्वानुसार, प्रसंग है। इस दोहे में कवि मूर्ख एवं अज्ञानी लोगों के देश में को बुरा बता रहा है। व्याख्या है। भारतेंदु जी कहते हैं कि देश में कोयल और कौवे में, पंडित और मूर्ख, अनार और इंद्रायण में अंतर नहीं किया जाता है और जहाँ पर न नेक, उचित बात और ज्ञान की बात कही जाती है, उस देश में भूलकर भी नहीं रहना चाहिए। शब्द विशेष है। मूर्ख एवं अज्ञानी देश में रहना कभी उचित नहीं मानता। दोहा छंद है। तो देखा हमने इस पाठ के अभ्यासकार को।